आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में एक आवेश विन्यास जिसे विद्युत चतुर्ध्रुवी कहा जाता है दर्शाया गया है। विद्युत चतुर्ध्रुवी का मतलब जैसे डाईपोल था वैसे टेट्रापोल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक क्वाड्रीपोल या टेट्रापोल। 4 पोल होंगे तो क्वाड्रीपोल बोलते हैं। दर्शाया गया है। कह रहा है चतुर्ध्रुवी के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए R पर विभव की निर्भरता ज्ञात कीजिए। ये जो विद्युत चतुर्ध्रुवी है इसमें एक अक्ष है, x अक्ष मान लीजिए। तो कह रहा है कि विभव की निर्भरता ज्ञात करना है, यानी पोटेंशियल ज्ञात करना है, जहां R/A इज ग्रेटर देन 1। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये दूरी R है, ये जो द्विध्रुवी के बीच दूरी A है, द्विध्रुवी की लंबाई कह सकते हैं। द्विध्रुव एक ये है, एक ये है, तो ये A दूरी, इसकी तुलना में R बहुत ज़्यादा है। अपने परिणाम की तुलना एक विद्युत द्विध्रुव व विद्युत एकल ध्रुव अर्थात किसी एकल आवेश के लिए प्राप्त परिणामों से कीजिए। तो हमें चतुर्ध्रुवी के लिए विभव निकालना है यानी पोटेंशियल, और इसकी तुलना विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाईपोल और जब एक ध्रुव हो यानी एक ही आवेश हो तो उससे हमें तुलना करना है जो चतुर्ध्रुवी के लिए विभव का परिणाम आएगा। तो परिणामों की तुलना करना है। तो चतुर्ध्रुवी के विभव की तुलना द्विध्रुव और एक ध्रुव से निकले विभव से तुलना करना है हमको। तो ये काम करना है। और यहाँ पर देखिए फिगर बना दिया है कि जो चतुर्ध्रुव है तो द्विध्रुव एक ये है, एक ये है। तो यहाँ पर देखिए निगेटिव चार्ज वाले एक ही तरफ है, पॉजिटिव चार्ज वाले विपरीत दिशा तरफ है। तो इसको ध्यान देना है। तो देखिए विद्युत चतुर्ध्रुवी A तथा C पर आवेशों +Q एवं +Q तथा B पर आवेशों -Q और -Q से मिलकर बना है, जैसा अभी हमने बताया। B पर -Q है, A और C पर +Q है। माना बिंदु B चतुर्ध्रुवी का केंद्र है। ये B बिंदु मान लेते हैं कि क्वाड्रीपोल का सेंटर है। तो माना विद्युत चतुर्ध्रुवी के केंद्र B से बिंदु P उसके अक्ष पर R दूरी पर है। तो यहाँ से ये बिंदु की दूरी R है, जैसे ये चित्र में दिखाया गया है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये AP इक्वल टू ये A से P तक की दूरी AP इक्वल टू A प्लस R हो जाएगा। A ये इतना है और R इतना है, तो A प्लस R हो जाएगा। और ये A हमारा AB है और R हमारा BP है, इसलिए AP प्लस BP हो गया। अब देखिए ये BP इक्वल टू R है और AB इक्वल टू A है। तो BP इक्वल टू R और AB इक्वल टू A हमको पता है। तथा अब CP को अगर निकालें तो देखिए ये पूरा R है और ये BC इक्वल टू A है। तो अगर हम CP की बात करें तो CP इक्वल टू R में ये A घटाना पड़ेगा, तो CP इक्वल टू हो जाएगा R माइनस A। तो CP इक्वल टू R माइनस A। अब देखिए ये सब क्यों निकाला जा रहा है, इसकी भी अभी बात सामने आएगी। तो देखिए माना चतुर्ध्रुवी के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो क्वाड्रीपोल जो है उसके कारण अगर हम यहाँ पर P पर वोल्टेज निकालें या पोटेंशियल निकालें तो क्या होगा, तो V इक्वल टू 1/4πε0। अब देखिए चारों जो आवेश हैं उनके कारण यहाँ पर विद्युत विभव यानी पोटेंशियल की बात करेंगे, तो एक एक की वैल्यू हम लोग रखेंगे। तो देखिए 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, किसी का भी विभव निकालेंगे तो 1/4πε0 Q/R होता है। तो एक एक का अलग अलग अगर रखेंगे तो 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लिया है। अब नीचे हो गया Q/AP, यहाँ से शुरू किया, तो इसके लिए 1/4πε0 Q/R होता है। तो Q है और R कितना है, AP है, ये पूरी दूरी, तो Q/AP हो गया। प्लस B के कारण -Q/BP हो जाएगा, ये लिख दिया।
फिर इस क्यू के कारण माइनस क्यू अपान बीपी हो जाएगा, फिर इस क्यू के कारण क्यू अपान ए सी पी हो जाएगा, जो कि आर माइनस ए के बराबर होगा। तो यहाँ पर सब वैल्यू रख दिया। देखिए ए पी इक्वल टू ए प्लस आर है, बी पी इक्वल टू आर है, सी पी इक्वल टू आर माइनस ए है। तो इसको रख दिया और दोनों के लिए देखिए माइनस क्यू अपान बीपी दोनों में है, तो इसको एक साथ लिख दिया जोड़ के माइनस 2q अपान आर, क्योंकि दोनों में बीपी है। तो ये आ गया v इक्वल टू 1/4π/0। अब देखो इसको पूरा ये सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा v इक्वल टू 1/4π/0 2q अपान आर, और ये 1/r² अपान a² -1 हो जाएगा नीचे। ये पूरा जब सॉल्व करेंगे, अब इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो ये आ गया चूंकि r के लिए, तो r के लिए हमको क्वेश्चन में दिया है कि r अपान ए इज ग्रेटर देन 1, इसलिए r² अपान a², ये भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। चूंकि ये r का स्क्वायर है तो ऊपर का स्क्वायर है और ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा का स्क्वायर करेंगे तो और बहुत ज़्यादा होगा, और कम का स्क्वायर करेंगे तो और बहुत कम होगा। जैसे ये मान लीजिए 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और ये मान लीजिए 0.1 है तो 0.1 का स्क्वायर 0.01 और कम हो जाएगा। तो इसलिए ये वैल्यू r अपान ए अगर 1 से बहुत ज़्यादा है तो r² अपान a² भी 1 से इससे भी और ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए r² अपान a² को नगण्य माना जा सकता है, अतः 1 को नगण्य माना जा सकता है। अतः समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 हमारा ये है, तो यहाँ पर ये 1 को नगण्य मान लेंगे। तो जब 1 को नगण्य मान लेंगे तो ये v इक्वल टू 1/4π/0 2q अपान आर, ये 1/r² अपान a² बचेगा, 1 हट जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू 1/4π/0 2q a² अपान r³ हो जाएगा, यानी v समानुपाती हो जाएगा 1/r³ के, जैसा द्विध्रुव में हम लोग निकालते थे कि द्विध्रुव में ये निकल के आता था कि विभव 1/r² के समानुपाती होता था और विद्युत क्षेत्र 1/r³ के समानुपाती होता था। तो यहाँ पर ये निकल के आया v समानुपाती है 1/r³ के, यानी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव। अब अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का द्विध्रुवी के लिए फार्मूला होता है v इक्वल टू 1/4π/0 p अपान r² - a²। ये फार्मूला होता है। जब r बहुत ज़्यादा होता है a से तो v1 इक्वल टू 1/4π/0 p अपान r² होता है, यानी v समानुपाती होगा 1/r²। इसको v मान लिया गया इसलिए यहाँ पर v1 माना गया, तो v1 समानुपाती होगा 1/r²। तो देखिए जब चतुर्ध्रुवी है तो v समानुपाती है 1/r³ के, जब द्विध्रुवी है तो v समानुपाती है 1/r² के, और जब एकल आवेश केवल एक है तो फार्मूला होता है 1/4π/0 q अपान r, ये विभव का या पोटेंशियल का, तो v डैश समानुपाती होगा 1/r के। अतः अधिक या बड़े r के लिए चतुर्ध्रुवी के कारण विभव दूरी r के घन के समानुपाती, जब एक द्विध्रुव के कारण दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा एक ध्रुवी के कारण दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कुल मिला करके पहले चतुर्ध्रुवी के लिए घन के व्युत्क्रमानुपाती, द्विध्रुवी के लिए वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और एक ध्रुवी के लिए r के व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए चतुर्ध्रुवी है तो क्यूब है, द्विध्रुवी है तो स्क्वायर है, और एक ध्रुव है तो केवल r है। तो इस प्रकार से हम लोग इन बातों को समझते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है 23 नंबर। कह रहा है एक वैद्युत टेक्नीशियन को 1 किलोवोल्ट विभवांतर के परिपथ में 2 माइक्रोफैरड संधारित्र की आवश्यकता है।
एक टेक्नीशियन है कोई, वो आया है, तो उसको क्या है कि 1 किलो वोल्ट विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस 1 किलो वोल्ट है, तो सर्किट में 2 माइक्रोफैरेड संधारित्र की आवश्यकता है, यानी 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर उसको लगाना है। 1 किलो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है जिस सर्किट में। अब कह रहा है कि 1 माइक्रोफैरेड के संधारित्र उसे प्रचुर संख्या में उपलब्ध है, यानी 1 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर उसके पास ढेर सारे हैं, जो 400 वोल्ट से अधिक का विभवांतर वहन नहीं कर सकते, जो कि 400 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा अगर वोल्टेज होगा तो वो खराब हो जाएंगे। तो कह रहा है कोई संभव विन्यास सुझाइए जिसमें न्यूनतम संधारित्रों की आवश्यकता हो। तो कह रहा है कि कोई ऐसा ओरिएंटेशन बताइए, किस प्रकार से मतलब उसको लगाया जाए कि कम से कम संधारित्र की आवश्यकता हो और 1 किलो वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस वाले सर्किट में 2 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटर मतलब लगा करके इतना प्राप्त किया जा सके उस सर्किट में, सीरीज या पैरेलल जैसे भी आप लगा करके इतना प्राप्त करें, और 1 माइक्रोफैरेड के उसके पास कैपेसिटर है और वो 400 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा वहन नहीं कर सकते। तो किस प्रकार से उस सर्किट में लगाया जाए, कम से कम संधारित्र लगे, 2 माइक्रोफैरेड की धारिता भी प्राप्त हो जाए और किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि माना टेक्नीशियन द्वारा उपयुक्त संधारित्रों की संख्या n है, तो जो कैपेसिटर उसने लगाना है उनको n मान लिया गया है। अब देखिए माना इनको प्रत्येक स्मॉल n संधारित्रों वाली m पंक्तियों में लगाया गया है। ध्यान दीजिए, जो कैपेसिटर हैं उनकी संख्या कैपिटल N है और जो संधारित्र की पंक्तियां हैं उनकी संख्या स्मॉल m है। माना उनको प्रत्येक n संधारित्रों वाली m पंक्तियों में लगाया गया है। तो देखिए अब ध्यान दीजिए, इसमें समझने की बात है कि पूरे संधारित्र कितने हैं, कैपिटल N है जो यहाँ पर लगाए गए हैं पूरे संधारित्र, और एक पंक्ति में स्मॉल n संधारित्र हैं एक पंक्ति में, और पूरी पंक्तियां कितनी हैं, स्मॉल m है। फिर से समझिए, पूरे संधारित्र कितने हैं, कैपिटल N है, एक पंक्ति में संधारित्र कितने हैं, स्मॉल n है, और पंक्तियों की संख्या कितनी है, स्मॉल m है। तो अगर एक पंक्ति के संधारित्र और पंक्तियों की संख्या की गुणा कर दिया जाए तो पूरे कितने संधारित्र हैं वो निकल आएगा। इसीलिए कैपिटल N = m × n हो गया कि कितने संधारित्र पूरे लगाए गए हैं। तो एक पंक्ति में जितने संधारित्र हैं उनमें पूरे पंक्तियों का गुणा कर दिया जाए तो वो निकल आएगा। जैसे इस तरह समझिए कि 5 पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में 4 संधारित्र हैं, तो 5 चौको 20 संधारित्र हैं। तो हमने क्या किया, एक पंक्ति में 4 संधारित्र हैं यानी स्मॉल n, और पूरे कितनी पंक्तियां हैं, 5 थे यानी स्मॉल m। तो 4 में 5 का गुणा किया तभी तो 20 आया कैपिटल N। तो उसी प्रकार कैपिटल N = स्मॉल m × n हो गया। अब देखिए प्रत्येक संधारित्र की धारिता C1 कितनी है, 1 माइक्रोफैरेड। उसके पास केवल 1 माइक्रोफैरेड के ही संधारित्र हैं, जबकि हमको प्राप्त क्या करना है, पूरे सर्किट में 2 माइक्रोफैरेड प्राप्त करना, तथा संयोजन की अभीष्ट धारिता यानी कितनी हमको प्राप्त करना है, वो है 2 माइक्रोफैरेड। तो इसको कैपिटल C मान लिया, और प्रत्येक संधारित्र की धारिता C1 कितना है, 1 माइक्रोफैरेड, और प्रत्येक संधारित्र पर अधिकतम विभवांतर कितना है, 400 वोल्ट। एक कैपेसिटर 400 वोल्ट से ज़्यादा पोटेंशियल नहीं सह सकता है, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा। तो प्रत्येक कैपेसिटर की वोल्टेज कितना है, 400 वोल्ट, और सर्किट में कितना वोल्टेज दिया गया है, 1 किलो वोल्ट, यानी 1000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो 1000 वोल्ट को इसमें बांटना है,
तो सर्किट पर विभवांतर कितना है 1000 वोल्ट। प्रत्येक पंक्ति पर विभवांतर, ये पूरी सर्किट पर 1000 वोल्ट, तो अब प्रत्येक पंक्ति पर कितना विभवांतर होगा, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तब उन पर विभवांतर प्रत्येक पर विभवांतर का योग होता है। तो अगर हम पैरेलल में संधारित्रों को लगाते हैं कैपेसिटर को, तो पोटेंशियल सब में बराबर होता है, और जब हम सीरीज में लगाते हैं तो करंट बराबर होती है और पोटेंशियल बटता है सब में, यानी सब संधारित्र जितने लगे हैं श्रेणी क्रम में या सीरीज में, उनका सब का पोटेंशियल अगर जोड़ दिया जाए तो उस पंक्ति का पोटेंशियल निकल आएगा। तो अब सीरीज में क्या है कि एक पंक्ति में n संधारित्र हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि पूरे कितने संधारित्र हैं, कैपिटल N, एक पंक्ति में कितने हैं, स्मॉल n, और पंक्तियों की संख्या कितनी है, स्मॉल m। तो एक पंक्ति में n संधारित्र हैं, तो पूरी पंक्ति में जितने संधारित्र हैं उनका विभव कितना हो जाएगा, एक में n है तो 400 गुणे n हो जाएगा। एक पंक्ति में n संधारित्र हैं तो 400 गुणे n, तो 400 गुणे n बराबर हो जाएगा 1000 वोल्ट। ध्यान दीजिए, देखिए 1000 वोल्ट है तो यहाँ पर 1000 वोल्ट होगा। तो ये 1000 वोल्ट ये एक पंक्ति में जितने हैं पूरे में 1000 के बराबर होगा, इसमें भी 1000 के बराबर होगा, इसमें भी। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में विभव समान होता है। तो यहाँ पर 1000 है और यही सारी पंक्तियों में बटा है, तो एक पंक्ति में जितना विभव है उतना 1000 के बराबर होगा। तो एक पंक्ति में जितने कैपेसिटर हैं, और एक कैपेसिटर 400 वोल्ट सह सकता है, तो 400 वोल्ट गुणे कैपेसिटर की संख्या बराबर 1000 वोल्ट। तो वही यहाँ पर देखिए किया गया है कि 400 गुणे कैपेसिटर की संख्या एक पंक्ति में स्मॉल m बराबर 1000 वोल्ट। तो ये n आ गया 1000 बटे 400 बराबर 2.5 आ गया। चूंकि n पूर्णांक होने चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर की जो संख्या है उसको काट के तो लगाया नहीं जा सकता। तो n अगर हमारे पास 2.5 आया है तो 2.5 से कुछ ज़्यादा मान लेते हैं, तो 3 मान लेते हैं पूर्णांक में। तो माना पंक्ति में संधारित्रों की कुल धारिता क्या हो गई, कैपिटल C हो गई, कैपिटल C मान लेते हैं। और संधारित्र कितने हैं, 3 लगे हुए। तो अब सीरीज क्रम में, श्रेणी क्रम में संधारित्रों का कुल धारिता निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। तो एक पंक्ति में धारिता कितनी आ गई, 1/c' = 1/, एक की धारिता 1 है प्लस 1/1 + 1/1 बराबर ये 3 आ गई। क्योंकि देखिए 1 माइक्रोफैरेड के संधारित्र लगे, तो ये C' कितना आ गया, 1/c' 3 है, तो C' आ गया 1/3 माइक्रोफैरेड। तो ऐसे ही समांतर क्रम में m पंक्तियों की कुल धारिता कितनी हो जाएगी। अभी श्रेणी क्रम में हमने निकाला, अब एक पंक्ति की धारिता ये निकल आई। अब ऐसी स्मॉल m पंक्तियां हैं समांतर क्रम में, तो उनकी धारिता क्या होगी, तो उनकी कुल धारिता हो जाएगी C बराबर पंक्तियों की संख्या गुणे एक पंक्ति की धारिता, पंक्तियों की संख्या गुणे एक पंक्ति की धारिता। जैसे अभी हमने आपको समझाया कि एक पंक्ति में 4 संधारित्र हैं और 5 पंक्तियां हैं, तो 5 में 4 का गुणा किया तो 20 संधारित्र आ गए। तो 5 क्या है, पंक्तियों की संख्या है, और 4 क्या है, एक पंक्ति में संधारित्रों की संख्या। तो एक पंक्ति में संधारित्रों की संख्या, ये एक पंक्ति में संधारित्र कितने लगे हैं गुणे पंक्तियों की संख्या m। तो C हो गया m × C'। तो ये m आ गया C/C'। तो m आ गया C कितना है, 2 माइक्रोफैरेड। पूरा देखिए हमको कुल संधारित्र कितना रखना है, 2 माइक्रोफैरेड प्राप्त करना है, लेकिन उस टेक्नीशियन के पास एक ही माइक्रोफैरेड के सब संधारित्र हैं। तो कुल हमको C प्राप्त करना है 2 माइक्रोफैरेड अपान एक पंक्ति में कितना है 1/3 माइक्रोफैरेड, ये निकाला है। ये सॉल्व करने पे यम आ गया 6 माइक्रोफैरेड।
यानी पूरी पंक्तियां जितनी हैं उनमें 6 माइक्रोफैरेड का संधारित्र लगाना पड़ेगा, यानी इतनी धारिता प्रत्येक पंक्ति में है। यम पंक्तियां हैं पूरी, तो पूरी पंक्तियों को मिला करके 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस मिला हमको। अब देखिए एक पंक्ति में 3 संधारित्र हैं, एक पंक्ति में n बराबर 3 आया है, तो एक पंक्ति में 3 संधारित्र हैं और पूरी पंक्तियों की संख्या कितनी, पूरी पंक्तियों में कितने संधारित्र हैं, यम बराबर यम मतलब पूरी पंक्तियों की धारिता कितनी आई 6 माइक्रोफैरेड, और एक पंक्ति में 3 संधारित्र हैं तो पूरी कितने संधारित्रों की संख्या हो गई, तो n इक्वल टू यम इंटू एन, तो यम हमारा 3 है और n हमारा 6 है, तो आ गया 18। ये देखिए यहाँ उल्टा लिखा है, यम हमारा 6 है और n 3 है, n 3 आया है और यम 6 है, उल्टा लिख दिया है, तो ये आ गया 18। अतः हमें कुल 18 संधारित्रों को 6 समांतर पंक्तियों में इस प्रकार जोड़ना पड़ेगा कि प्रत्येक पंक्ति में 3 संधारित्र हों, तब हमको कुल मिला करके 2 माइक्रोफैरेड की धारिता प्राप्त होगी। तो कुल मिला के 3 संधारित्र एक पंक्ति में है और ये पूरी पंक्तियां कि एक मतलब पूरी पंक्तियों में मिला करके कितना संधारित्र है 6 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा गलती है, ये माइक्रोफैरेड कट जाएगा, तो यहाँ यम बराबर 6 आएगा, ये माइक्रोफैरेड नहीं आएगा, मतलब पंक्तियों की संख्या 6 है। और यहाँ पर ये देखिए जैसे नंबर आया है, एक पंक्ति में 3 कैपेसिटर हैं और 3 कैपेसिटर वाली कितनी पंक्तियाँ हैं 6, तो यहाँ माइक्रोफैरेड नहीं होना चाहिए, माइक्रोफैरेड कट जाएगा। ये देखिए ये और ये कट जाएगा, तो ये 3 दूनी 6, तो ये 6 आ जाएगा, 6 केवल होगा, m बराबर 6 है और ये n बराबर हमको 2 मिला, तो कैपिटल N बराबर ये 3 है, कैपिटल N बराबर हमारा स्मॉल n इंटू यम है, तो ये 3 गुणे 6, तो ये हो जाएगा 18। तो 18 कैपेसिटर हमको लगाने पड़ेंगे। 18 कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरेड के जब हम लगाएंगे 3 श्रेणी क्रम में और कितनी पंक्तियां 6 पंक्तियां, तो हमको 2 माइक्रोफैरेड की धारिता वाला सर्किट प्राप्त हो जाएगा। अब अगला देखिए क्वेश्चन है 24 नंबर, कह रहा है 2 माइक्रोफैरेड वाले समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिका का क्षेत्रफल क्या है, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है समांतर पट्ट संधारित्र, जबकि पट्टिकाओं तो 2 माइक्रोफैरेड है उसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता, और कह रहा है कि उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट का एरिया कितना है, जबकि पट्टिकाओं का पृथक्कन 0.5 सेंटीमीटर है, यानी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है 0.5 सेंटीमीटर है। कह रहा है अपने उत्तर से आप यह समझ पाएंगे कि सामान्य संधारित्र माइक्रोफैरेड या कम परिसर के क्यों होते हैं, तथापि विद्युत अपघटन संधारित्रों यानी इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की धारिता कहीं अधिक यानी 0.1 फैरेड होती है, क्योंकि चालकों के बीच अति सूक्ष्म पृथक्कन होता है। तो जितना बीच का दूरी कम होगी तो C=F0 होता है, तो D जितनी कम होगी धारिता उतनी ज़्यादा होगी। तो जो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर हैं यानी विद्युत अपघटन संधारित्र हैं तो उनमें पृथक्कन सूक्ष्म होता है, D कम होगा तो C बढ़ जाता है, तो इसीलिए C देखिए 0.1 फैरेड है। जबकि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं समांतर पट्टिका संधारित्र उनका माइक्रोफैरेड में धारिता होती है, यानी ये पृथक्कन D ज़्यादा होता है इसलिए C कम होता है तो माइक्रोफैरेड में आता है, ये फैरेड में है। माइक्रोफैरेड कम है ये ज़्यादा है, तो कम ज़्यादा क्यों है, क्योंकि बीच की दूरी जो प्लेटों की है वो कम ज़्यादा है उस हिसाब से है।
तब समझते हैं। तो देखिए समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता C बराबर 2 फैरेड हमको दिया गया है। उसके प्लेटों के बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलेंगे तो 5 × 10⁻³ हो जाएगा। पट्टिका की प्लेट का क्षेत्रफल A हमको दिया गया है और ये A ही ज्ञात करना है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और समांतर पट्ट संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के धारिता का फार्मूला होता है C = ε0A/d। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये आ गया A = CD/ε0। तो A बराबर हो गया C हमको दिया है 2 फैरेड इंटू D दे दिया है 5 × 10⁻³ अपान ε0 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये A आ गया सॉल्व करने पे 1.13 × 10⁹ मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको और सिंपल करेंगे तो आ जाएगा A = 1130 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए प्लेट का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, तो प्लेट का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होगा। तो चूंकि यह क्षेत्रफल इतना बड़ा होता है कि इसे प्राप्त करना असंभव है। इतना बड़ा संधारित्र कैसे बना पाएंगे कि जिसकी प्लेट 1130 किलोमीटर की स्क्वायर की हो क्षेत्रफल। तो यही कारण है कि सामान्य संधारित्र 2 माइक्रोफैराड धारिता से बहुत कम परिसर के होते हैं, क्योंकि अगर 2 फैराड अगर धारिता प्राप्त करना है तो प्लेट का क्षेत्रफल इतना होना चाहिए। इसीलिए बहुत कम धारिता के संधारित्र बनाए जाते हैं कि उनकी प्लेट का क्षेत्रफल बहुत कम रखना पड़े। तो कारण ये है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है चित्र के नेटवर्क यानी जाल की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटी इसकी कितनी है वो ज्ञात करना है। 300 वोल्ट की सप्लाई के साथ प्रत्येक संधारित्र का आवेश व उसकी वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो चार्ज ज्ञात करना है, प्रत्येक कैपेसिटर का वोल्टेज ज्ञात करना है और 300 वोल्ट की यहाँ से सप्लाई दी जा रही है। तो क्या क्या ज्ञात करना है, टोटल कैपेसिटी ज्ञात करना है और एक एक कैपेसिटर का हमको आवेश ज्ञात करना है, चार्ज और प्रत्येक पर कितना वोल्टेज का बंटवारा हो रहा है वो ज्ञात करना है। तो एक एक चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये C2 और C3 आपस में सीरीज में है, यानी श्रेणी क्रम में है। C2 और C3 ये श्रेणी क्रम में है और इनको अगर आपस में मिला दी करके एक संधारित्र बना लिया जाए तो फिर ये तीनों जो होंगे वो समांतर क्रम में है। श्रेणी समांतर कैसे बांटते हैं, अगर दिए गई धारा जो आ रही है करंट उसका बंटवारा नहीं हो रहा तो सीरीज में है, अगर बंटवारा हो रहा है तो समांतर में है, पैरेलल में। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ से करंट आएगी तो यहाँ से ऐसे चलेगी तो इनमें करंट का बंटवारा नहीं हो रहा है, इसलिए दोनों सीरीज में है श्रेणी क्रम में। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर करंट का बंटवारा हो रहा है तो इसलिए ये समांतर में है। इन दोनों के ये समांतर में, दोनों आपस में सीरीज में है और इसका जो निकलेगा दोनों का मान वो अगर एक मान लिया जाए तो फिर ये तीनों श्रेणी समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो निकाल करके देखते हैं इसको। तो देखिए माना जाल की तुल्य धारिता C है, मान लीजिए कि पूरे की कैपेसिटी हमने C मान लिया। तो दिए गए जाल को निम्न चित्रानुसार पुनः बनाते हैं। इसको फिर से हम बना सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या किया है कि जो ये एक है कैपेसिटर इसको अलग बना दिया है, इधर अलग निकाल दिया और इन दोनों को इस तरह बना दिया। मतलब ये इसको इधर कर दिया और इसको पूरा इधर फैला के कर दिया, ये तार को फैला के पूरा इधर कर दिया। हाँ देखिए यहाँ पर ये गलत हम बता रहे हैं। तो ये तार को जब फैला के इधर कर दिया जाएगा तो ये जो हमारा संधारित्र है ये वाला, ये यहाँ से हट जाएगा और ये इधर आ जाएगा इस प्रकार से।
ऐसे हो जाएगा। तो ये सीरीज में हो जाएंगे और ये इनका अगर तुल्य धारिता निकाली जाए तो ये इसका जो मान आएगा, ये दोनों समांतर में रहेंगे और इन दोनों का समांतर में जब निकाल लिया जाएगा तो फिर ये जो इधर आ गया है ये और ये पूरे का जो रिजल्टेंट आएगा वो सीरीज में रहेंगे, यानी श्रेणी में रहेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसको ध्यान नहीं दिया, ये इधर आ जाएगा तब हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वैसे किया, इसको उठा के पूरा तार को इधर कर दिया तो एक ये पॉइंट हो जाएगा माइनस वाला, एक पॉइंट प्लस वाला ये हो जाएगा। तो अब ये दोनों सीरीज में हैं, फिर ये दोनों पैरेलल में हैं और जो मान निकलेगा फिर वो दोनों सीरीज में रहेंगे। तो पहले इन दोनों का सीरीज में निकालेंगे, फिर इनका पैरेलल में, फिर सबका सीरीज में। तो देखते हैं पहले इन दोनों को। तो C1 बराबर C4 बराबर 400 पिको फैरेड। C1 और C4 ये 400 पिको फैरेड है, यानी 100 पिको फैरेड है। तो पिको फैरेड में बदलेंगे जब पिको फैरेड को तो 10 की घात -10 फैरेड आ जाएगा। अब देखिए C2 एवं C3 श्रेणी क्रम में है, C2 और C3। यहाँ से करंट आएगी तो दोनों में एक साथ जाएगी, करंट का बंटवारा नहीं, तो इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में है यानी सीरीज में है। तो सीरीज में हम निकालेंगे। तो यदि श्रेणी क्रम में संयोजित C2 एवं C3 की तुल्य धारिता C23 है तब। अब अगर इसकी C23 है टोटल तो कैसे निकालेंगे? इसको इस तरह बना देंगे, C1 और ये दोनों की मिला के C23 हो गया। अब देखें ये C23 अगर निकालना है तो C सीरीज में फार्मूला क्या होता है, 1/C = 1/C1 + 1/C2। तो C23 में C2 और C3 सीरीज में है तो 1/C23 = 1/C2 + 1/C3। एक बार ये एक बार ये, तो ये निकल के आ गया 1/C23 = 1/200 + 1/200। C2 C3 200 है तो ये 1/C23 = 2/200, तो आ गया 1/C23 1/100, तो C23 आ गया 10⁻10 फैरेड। ये तुल्य धारिता आ गई। अतः C23 एवं C1 समांतर संयोजन में है। अब देखिए ये जो पूरा एक साथ अगर इसको मान लिया जाए तो ये पूरा और ये समांतर में, क्योंकि इसमें धारिता करंट और इसमें करंट अलग अलग होगी, यानी करंट बट रही है। इसका मतलब ये पूरा ये और ये समांतर में। तो इसके पूरे का सीरीज में हमने अभी निकाला, कितना आया 100 पिको फैरेड। तो ये 100 पिको फैरेड ये वाला, और ये देखिए समांतर में, यहाँ से करंट चलेगी इधर इधर बटेगी, तो ये और ये पूरा तुल्य ये जो निकला है C2 और C3 का, ये दोनों आपस में समांतर में होंगे यानी पैरेलल में। तो समांतर का फार्मूला क्या होता है, यदि C23 एवं C1 की तुल्य धारिता C' है तब C' = C23 + C1 हो जाएगा, C23 + C1। तो C' हो जाएगा 100 पिको फैरेड + 100 पिको फैरेड। तो ये हमारे पास C' आ जाएगा 200 पिको फैरेड, यानी 2 × 10⁻10 फैरेड। आप देखिए ये पूरा एक साथ निकल के आ गया 10 पिको फैरेड। 10 आया कि कितना आया, 2 × 10⁻10 पिको फैरेड। तो ये पूरा और ये, अब ये दोनों सीरीज में है, ये पूरा और ये सीरीज में हो गए यानी श्रेणी क्रम में। तो अब इसको निकालते हैं तो इस तरह श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ये C' और ये C4। तो C' हमारा 2 × 10⁻10 पिको फैरेड है और C4 तथा C' श्रेणी क्रम में, तो C4 हमारा 100 पिको फैरेड है। तो जब श्रेणी क्रम में है C4 और C' तो इनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, श्रेणी क्रम में फार्मूला होता है 1/C = 1/C' + 1/C4 हो जाएगा, C4 और ये पूरे का C'। तो 1/C' आया है 200 पिको फैरेड, तो ये 200 हो गया, प्लस ये है 1/100 पिको फैरेड। तो ये सॉल्व करने पे आ गया C बराबर 200/3 पिको फैरेड। यही हमारा उत्तर होगा, मतलब तुल्य पूरी धारिता इसकी कैलकुलेट होकर टोटल कैपेसिटी आ गई।
अब देखिए अभी हमने कैपेसिटी निकाला है, अब हम आवेश निकालते हैं। तो अब माना संधारित्रों C1, C2, C3, C4 पर क्रमशः Q1, Q2, Q3 और Q4 आवेश हैं। माना उन पर विभव क्रमशः V1, V2, V3, V4 हो गए। तो देखिए पोटेंशियल और चार्ज हमने मान लिया सब में। C1 पर पोटेंशियल V1 है, चार्ज Q1 है, C2 पर Q2, Q3, Q4, इसी प्रकार विभव V2, V3, V4। अब चूंकि C' तथा C4 श्रेणी क्रम में है, C' तथा C4 यानी इस पूरे का C' निकला है, पूरा C' और C4 ये क्या है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हमने बताया है कि जो विद्युत धारा जाती है उसका बंटवारा नहीं होता। तो अब चूंकि C' तथा C4 श्रेणी क्रम में है, इसलिए C' पर Q4 आवेश होगा। जब धारा एक ही जा रही है तो आवेश के प्रवाह को धारा कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आवेश भी सब में एक ही प्रवाहित हो रहा है। तो जितना C' पर आवेश होगा, इस पूरे पर जो C' तुल्य निकला है, वो जितना आवेश होगा उतना ही इस पर होगा। तो इसीलिए C' तथा Q4 पर आवेश कितना होगा, एक ही होगा। तो C' पर विभव, अब देखिए C' तथा C4 श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में विभव का बंटवारा होता है। समांतर क्रम में तो समान रहता है, श्रेणी क्रम में बंटवारा होता है। तो फार्मूला होता है Q = CV, तो V = Q/C हो जाएगा। तो अगर हम C' की बात करेंगे, C' में विभव यानी पोटेंशियल की, तो C' पर आवेश कितना है, Q4 है, अपान इसकी तुल्य धारिता C'। तो C' पर विभव हो जाएगा Q4/2 × 10⁻10, क्योंकि C' अभी हमने निकाला था तो कितना आया था, 200 पिकोफैरेड या 2 × 10⁻10 फैरेड। तो ये रख दिया, तो ये C' पर विभव आ गया, C' पर। अब देखिए अब Q = CV, तो V = Q/C, तो ये C' पर विभव। अब C4 पर विभव, V4 कितना होगा, तो Q4/C4 की धारिता, ये जो है इस पर, ये पूरे के तुल्य C' जो था उस पर हमने निकाल लिया, तो आ गया C' आया Q4/2 × 10⁻10। इसी प्रकार C4 पर कितना होगा विभव, Q = CV, तो V = Q/C, और Q तो Q4 है और C C4 है। तो ये आ गया Q4/C4 कितना था, 100 पिकोफैरेड या 10⁻10 फैरेड। तो इतना वोल्ट आ गया। C' पर इतने वोल्ट विभव है और C4 पर इतने वोल्ट विभव है। तो ये विभव निकल आया, वोल्टेज। अब देखिए, अतः C' और C4 के श्रेणी क्रम पर 300 वोल्ट संभरण लगा है, यानी 300 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है। ये देखिए 300 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर लगी हुई है A और C पॉइंट के बीच। तो 300 वोल्ट की सप्लाई पूरे में है, तो इसमें और विभव, इसमें जो विभव का बंटवारा है उसका अनुपात निकाल लिया जाए, तो 300 में कितना अनुपात भाग इसका है, कितना भाग इस पूरे का है, निकल के आ जाएगा। ये पूरे का यानी C' का जो हमने अभी निकाला था, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 300 वोल्ट को बांटते हैं, इसलिए C' पर विभवांतर प्लस C4 पर विभवांतर बराबर 300 वोल्ट। C' और C4 दोनों पे बटेगा, तो दोनों को जोड़ के कितना है, 300। तो अब C' का विभवांतर कितना है, Q4/2 × 10⁻10, प्लस C4 का कितना है, Q4/10⁻10 बराबर 300 वोल्ट हो गया। तब इसको सॉल्व किया तो ये Q4 आ गया 2 × 10⁻8 कूलाम। अब देखिए, चूंकि C' और C4 दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में धारा का बंटवारा नहीं होता, यानी
दोनों में समान धारा जाती है और आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं, इसलिए दोनों में यही आवेश होगा, C' और C4 दोनों में यही आवेश रहेगा। तो अभी फिलहाल चूंकि Q4 निकल के आया है तो हम समझेंगे कि C4 का आवेश ये है। तब जब C4 में आवेश निकल आया तो अब विभव का जो बंटवारा है, यहाँ पर ये जो हमने 300 वोल्ट के बराबर किया है, C' का विभवांतर प्लस C4 का विभवांतर, तो अब Q निकल आया तो V भी निकल आएगा अलग अलग। तो यहाँ पर देखिए V4 इक्वल टू हो जाएगा Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q/C, तो Q हमारा 2 × 10⁻⁸ आया है Q4 में, तो Q4 यहाँ पे रख दिए 2 × 10⁻⁴ अपान धारिता आ गई 10⁻⁻10, क्योंकि Q इक्वल टू CV होता है तो C इक्वल टू Q/V होगा। तो C4 की बात हो रही, C4 में विभव की V4, तो इसलिए Q इक्वल टू CV, तो V4 इक्वल टू C4/Q4 हो जाएगा। नहीं, ये उल्टा हो गया, Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q/C। अब 4 में है तो 4 लगा दीजिए, तो ये 4 लग गया, तो ये आ जाएगा Q4 की वैल्यू 2 × 10⁻10 है और C4 हमारे पास 10⁻10 है, चूँकि V4 बराबर Q4/C4 होना चाहिए। तो ये आ गया V4 बराबर 2 × 10⁻2 वोल्ट, यानी V4 बराबर 200। अब जाहिर सी बात है कि ये 200 आ गया V4 में, तो C' में कितना होगा, पूरा 300 है तो 300 में 200 घटा दें तो आ गया 100 वोल्ट। ये किस में होगा, C' में होगा। तो C' या C23 पर विभवांतर कितना होगा 100 वोल्ट। C23 मतलब ये जो श्रेणी में 2 और 3 लगे से उसकी बात हो रही। चूँकि C' तथा C23 समांतर क्रम में है, इस प्रकार C23 पर विभव V बराबर C पर विभवांतर बराबर C' पर विभवांतर बराबर 100 वोल्ट। तो चूँकि C1 तथा C23 समांतर में है, C1 तथा C23 ये समांतर में है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ पर होगा, तो जो इसका पोटेंशियल होगा वही इन दोनों का होगा, इन दोनों का मिला के, क्योंकि ये दोनों ही तो इसके समांतर में है, इनकी दोनों की जो तुल्य धारिता है, इसीलिए C23 कह रहा है। तो यही कह रहा है कि C1 या C23 पर विभवांतर, चूँकि C1 तथा C23 समांतर क्रम में है, C23 मतलब C2 और 3 दोनों का जो श्रेणी का तुल्य धारिता निकली है वो, इस प्रकार C23 पर विभवांतर V बराबर C पर विभवांतर बराबर C1 पर विभवांतर बराबर 100 वोल्ट। तो इसलिए तुल्य धारिता C1 और C23 पर 100 वोल्ट होगी, यानी इस पे 200 वोल्ट और इस पूरे पे 100 वोल्ट, तब ये 300 पूरी खप जाएगी। अब देखें C पर विभवांतर बराबर C1 पर विभवांतर 100 वोल्ट, यानी V1 इक्वल टू आ गया 100 वोल्ट। यहाँ पर देखिए C23 पर विभवांतर होना चाहिए, C23 पर विभवांतर बराबर C1 पर विभवांतर बराबर 100 वोल्ट आया है, तो V1 बराबर 100 वोल्ट, तो Q1 बराबर C1 V1 होता है। तो Q1 हमको पता है, Q1 बराबर C1 कितना है 100 पिकोफैरड, तो इसको फैरड में बदला, गुणे V1 कितना है 100 वोल्ट, तो ये आ गया Q1 बराबर 10⁻⁸ कूलाम। इसका मतलब कि ये जो C1 है हमारा, इस पर आवेश कितना है 10⁻⁸ कूलाम। अब चूंकि C2 तथा C3 की धारिता समान है और यह श्रेणी क्रम में समायोजित है, अतः प्रत्येक संधारित्र पर समान आवेश होना चाहिए। अभी हमने बताया
कि श्रेणी क्रम में चूंकि समान धारा जाती है करंट, तो आवेश भी समान जाएगा। तो C2 और C3 श्रेणी क्रम में है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों का आवेश बराबर होना चाहिए। तो इसलिए Q2 बराबर Q3 होगा। अब Q इक्वल टू CV होता है तो C2 V2 हो जाएगा, यहाँ पर C3 V3 हो जाएगा। अब देखिए C2 और C3 चूंकि बराबर हैं, समान धारिता वाले हैं, C2 और C3, यहाँ पर देखिए C2 और C3 दोनों 200 पिकोफैरेड है, समान धारिता वाले हैं, इसलिए यहाँ पर जब समान रख दिया जाए तो ये कट जाएंगे, यानी V2 बराबर V3 हो जाएगा, V2 बराबर V3 हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएंगे क्योंकि समान धारिता है। तो अब इनमें पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V2 बराबर V3 हो जाएगा, यानी जितना C2 वाले संधारित्र में पोटेंशियल होगा उतना ही V2 वाले में, V3 वाले में, यानी C3 धारिता वाले संधारित्र में जो विभव है वही C2 संधारित्र में विभव है, यानी V2 बराबर V3 है। तो V2 प्लस V3 बराबर 100 वोल्ट है। अब चूंकि V2 और V3 बराबर हैं तो V2 प्लस V2 किसी के जगह किसी को रख सकते हैं, बराबर 100 वोल्ट हो जाएगा। तो 2V2 बराबर 100 वोल्ट है, यानी V2 बराबर 50 वोल्ट। अब V2 50 वोल्ट है तो जाहिर सी बात है V3 भी 50 वोल्ट होगा, क्योंकि बराबर है और दोनों का विभव भी बराबर है। तो V2 50 वोल्ट है तो V3 भी 50 वोल्ट होगा। तो दोनों का विभव निकल आएगा C2 और C3 जो संधारित्र है। तो अब देखिए इसको कैसे निकाला गया, इसको फिर से एक बार समझिए। तो अभी हमने यहाँ पर निकाला है कि ये पूरे में 100 वोल्ट पोटेंशियल है, तो इसका मतलब 100 वोल्ट यहाँ भी है, 100 वोल्ट यहाँ भी है, क्योंकि ये और ये पूरा मिला के समांतर में है। तो समांतर में तो विभव बटता नहीं, तो 100 वोल्ट इसका है तो 100 वोल्ट इस पूरे का है। अब श्रेणी क्रम में विभव बंटता है और समांतर क्रम में आवेश बंटता है। तो श्रेणी क्रम में विभव बटेगा तो ये दोनों की धारिता समान है, तो 100 वोल्ट जो है इन दोनों में बराबर बटेगा। तो जाहिर सी बात है 50 वोल्ट इसके पास आ जाएगा, 50 वोल्ट इसके पास, और मिलके 100 वोल्ट हो जाएगा। तो इसलिए 50-50 वोल्ट इन दोनों के पास आ गया। अब देखिए Q2 बराबर Q3। अब श्रेणी क्रम में है तो जाहिर सी बात है कि दोनों में आवेश धारा एक ही जाएगी तो आवेश भी एक ही जाएगा। तो जो दूसरे संधारित्र में आवेश होगा वही तीसरे में, तो ये हो गया Q2 बराबर Q3 बराबर 200 × 10⁻⁻12। Q इक्वल टू चूँकि CV होता है तो संधारित्र की धारिता C2 और C3 की धारिता बराबर है, तो इसलिए Q2 बराबर Q3 लिखा, क्योंकि जब धारिता बराबर है तो आवेश भी बराबर होगा। तो Q2 बराबर Q3 बराबर Q इक्वल टू CV होता है, तो C कितना है 200 पिकोफैरेड, इसको फैरेड में बदला तो 10⁻⁻12 का गुणा हो गया, और विभव कितना है 50, तो ये 50 का गुणा कर दिया, तो ये आ गया 10⁻⁸ कूलाम। इसलिए Q2 और Q3 दोनों में 10⁻⁸ कूलाम आवेश होगा। और Q1 हम लोग पहले निकाल चुके हैं, ये 200 10⁻⁸ कूलाम, तो Q1 हमारा 10⁻⁸ कूलाम हो गया। Q4 हमने ऊपर निकाला है 2 × 10⁻⁸ कूलाम। V1 निकाला है 100 वोल्ट, V2 V3 बराबर होंगे और कितने हैं 50 वोल्ट अभी हमने निकाला है, ये निकाला है, और V4 हमारा 200 वोल्ट होगा। V4 का मतलब ये C4, तो 100 वोल्ट यहाँ गया था, 300 को बांटना है तो 100 वोल्ट इसमें पूरे में बटा था और 200 वोल्ट इसमें, तो V4 हमारा 200 वोल्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए V4 हमारा ये 200 वोल्ट हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग
सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता है, इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।